हेलो एंड वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 20 जुलाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सब ऊपर पॉलिटिकल न्यूज़ हैं जो अलग अलग अलायंस बन रहे हैं इस वक्त अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टीज में। तो अपोजिशन ने एक अलायंस बनाया है इंडिया नाम से। राइट। और सेकंड, यहाँ पर देखिए, न्यूज़ काम की नहीं है, बट बात यह है कि गवर्नमेंट स्कीम्स को किस तरीके से बाईपास किया जाता है। कैसे हॉस्पिटल्स जिनका काम है लोगों को अवेयर कराना गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में और बेनिफिट पहुंचाना, वो लोग उनको और ज़्यादा मिसगाइड करते हैं ताकि उनसे पैसे निकाल सकें। राइट। तो मेन चीज़ यही है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सिर्फ स्कीम्स लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा, उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड उन स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस लोगों में, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप कितनी भी अच्छी स्कीम बना लीजिए, उसके बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। नेक्स्ट, देखिए, एक C-295 करके एयरक्राफ्ट कैरियर होता है बहुत बड़ा, जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स तक जाते हैं, लाइक टैंक्स भी पहुंचाए जाते हैं, गन्स, मशीन गन्स पहुंचाई जाती हैं, इवन सोल्जर्स को भी। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, ये अभी तक हम लोग सिर्फ इम्पोर्ट कर रहे थे, बट अब हमारे यहाँ पर इसकी एक फैक्ट्री ऑपरेशन हो चुकी है वडोदरा में, जहाँ पर फर्स्ट इंडियन मेड C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विल स्टार्ट रोलिंग आउट फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड। ऑलराइट, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से, एरोस्पेस प्रोग्राम में, या आप ये कह लीजिए कि डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की तरफ। ऑलराइट, सो उसमें बस इतना ही करना है हमें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मणिपुर के एक वीडियो कल सामने आया है, शायद आप लोगों ने भी देखा ही होगा, जहाँ पर दो कुकी विमेंस को म्यूट करके परेड कराया गया। तो मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा है उसके अगेंस्ट की बात है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि कभी भी किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट होता है ना, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल वॉर वगैरह हो, इसमें सबसे ज्यादा अगर सफर कोई करता है तो वो होती है विमेन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट मूव ऑन टू, अच्छा, आप यहाँ पे एक आईपीसी सेक्शन नोट कर लीजिए अपने पास। आईपीसी सेक्शन 370 ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। और क्योंकि यहाँ पर एक माइनर 10 साल की बच्ची को घर में मेड की तरह रखा जा रहा था एंड उसको टॉर्चर किया जा रहा था। तो अगेन इसको आप चाइल्ड प्रोटेक्शन से भी जोड़ सकते हैं, और उसके अलावा चाइल्ड लेबर से भी। राइट, कि हमारे यहाँ रूल्स तो हैं चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के, बट ओपनली एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। राइट, ये सब दिल्ली नोएडा के बातें हैं, तो स्मॉल टाउन्स में तो छोड़ ही दीजिए। खैर, तो यहाँ पर अगर इस तरह का हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि हमारे रूल्स में कितने लूप होल्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सिटी न्यूज़ है, इसको नहीं देखना है हमें। यहाँ पर सेंटर कुछ रूल्स चेंज करना चाहती है। जैसे देखिए, एक टाइम पे क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक चीफ सेक्रेटरी थे शायद वेस्ट बंगाल के, उनको लेके कुछ ठन गई थी। मतलब सेंटर ने कहा था कि आप वापस सेंटर के पास आइए, डेपुटेशन, डेपुटेशन पे भेजा जाता है एक आईएएस, जो ऑल इंडिया सर्विस होते हैं, दे आर डेप्यूटेड टू डिफरेंट स्टेट कार्डर्स। राइट, और सेंटर जब चाहे अपने सर्विस में बुला सकता है। तो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को वापस सेंटर की तरफ बुलाया गया था, पर इन्होंने आने से मना कर दिया था। ओके, और फिर इन्होंने तुरंत रिजाइन किया एंड वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इनको अपना प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट कर दिया। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मान लो किसी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट इवन आफ्टर रिटायरमेंट कोई एक्शन लेना हो सेंटर को, सपोज उसने कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिटायरमेंट के बाद लीक कर दी है, उसके अगेंस्ट अगर सेंटर को एक्शन लेना होगा तो उसके लिए पहले स्टेट रेकमेंड करेगा सेंटर को। अगर रेकमेंड नहीं करता है तो सेंटर एक्शन नहीं ले सकता। तो इन्हीं रूल्स को चेंज किया जाएगा थोड़ा सा, ताकि अब ये जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं इनके अगेंस्ट अगर सेंटर चाहे तो खुद से भी एक्शन ले सके without request from states. Okay, now central government has amended the rules relating to retirement of benefits of IAS, IKS, IFOS pensioners, empowering itself to act against them and withhold or withdraw their pension even without reference from state government if they are found guilty of grave misconduct or are convicted of a serious crime। राइट, तो ये इसमें चेंज किया जाएगा।
अब यहाँ पर ग्रेव मिसकंडक्ट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इन द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एंड सीरियस क्राइम इंक्लूड्स एनी क्राइम इन्वॉल्विंग एन ऑफेंस अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ऑलराइट, तो आप रिटायरमेंट के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम कुछ एकदम सीक्रेट में हुआ हो गवर्नमेंट की तरफ से और उसको आप रिटायरमेंट के बाद पब्लिक कर दें। ऑलराइट, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट परमिट नहीं करता है। तो बस क्रक्स इस न्यूज़ का यही है कि इस तरह के रूल्स में थोड़े से चेंज किए जाएंगे, अब सेंटर इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये सब ये जो प्रीपोल अलायंस चल रहा है ना, इसके इससे रिलेटेड है, तो इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए जानना। सभी पार्टीज आके अपना अपना अलायंस क्रिएट कर रही हैं। हम्म, यहाँ पर अब देखिए, जब आप लोग फेसबुक वगैरह चलाते हैं या इवन आप ट्विटर चलाते हो या इंस्टा कुछ भी चलाते हो आप, अब आपने देखा होगा फेसबुक पे कई बार आपको एक किसी भी न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर का न्यूज़ आइटम शेयर हो जाता है वहाँ पे। और ये फेसबुक पे हम कॉमनली देखते हैं, ट्विटर पे भी, कि किसी भी न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट का या उसकी वीडियो को या न्यूज़पेपर क्लिपिंग को डायरेक्ट आप सोशल मीडिया अकाउंट पे देख सकते हैं, राइट, बिना उस न्यूज़ चैनल पे विजिट किए या बिना उस न्यूज़पेपर की साइट पे विजिट किए। तो ऐसे में क्या होता है, न्यूज़पेपर्स को लॉस होता है। ऑलराइट, तो उसी को कंपेंसेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक रूल बनाया था कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी न्यूज़ आइटम को शेयर कर रहा है तो उसको रेवेन्यू देना होगा उस न्यूज़ एजेंसी को, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग आके उस न्यूज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो अर्न कर रहा है ना लोगों से, लेकिन वो जो न्यूज़ जो बना रहा है न्यूज़ एजेंसी उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो यही लॉ करके इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा एक न्यू लॉ लेकर आए थे जहाँ पे आपको रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा न्यूज़ एजेंसी के साथ। तो इंडिया भी इसी तरह की कुछ चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा है जब आएंगी, क्योंकि अभी हमारे जो बिल्स हैं, 4 बिल आने वाले हैं, जो उनमें से एक है डिजिटल इंडिया बिल, तो उसमें इस तरह का प्रोविजन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप ये सेक्शन नंबर याद रखिए, सेक्शन 153 ए एंड सेक्शन 505। इट इज लाइक प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट गिवन बाय लोकल, मतलब बस बेस्ड, यहीं तक याद रखिए, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, सेक्शन 153 ए एंड 505 ऑफ आईपीसी। क्योंकि इलेक्शन के टाइम काफ़ी यूज़ होता है ये, जब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट बयानबाजी करते हैं ना, कास्ट के नाम पर या रिलीजन के नाम पर। तो जब आप इलेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखेंगे कल को या इलेक्शन कमीशन की पावर से रिलेटेड, तो वहाँ पे अगर आप एक एरो लगा के नीचे अपने पॉइंट में इसको कोट करते हैं इन सेक्शंस को, ओके, कि इलेक्शन कमीशन एक्शन लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इस तरह के स्पीचेस के अगेंस्ट, हेट स्पीच के अगेंस्ट विच प्रमोट एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप बिकॉज इट इज क्राइम अंडर सेक्शन 153 ए एंड 505 ऑफ आईपीसी, तो आपके आंसर में एक इम्पैक्ट दिखता है। यहाँ पर रेलवे कुछ चीज़ें करना चाह रहा है, तो इसमें जानना ज़रूरी नहीं है, बट देख लो एक बार। ऑटोमेटिक डोर्स फॉर ऑल ट्रेन, एंटी जर्क कपलर्स टू rid पैसेंजर ऑफ सडन jerks, and two engines pulling a train to make it a low cost alternative for semi high speed train set. Not important though. ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है, नॉट इम्पोर्टेंट। ये पोल्यूशन से रिलेटेड है, नॉट इम्पोर्टेंट। इस पे आते हैं, वॉर एंड वीट। अब देखिए क्या हुआ है, मैंने आपको कल बताया था कि वीट में रशिया बन गया टॉप का एक्सपोर्टर, राइट, फर्स्ट रैंक पे। और जो ब्लैक सी ग्रेन ट्रीटी थी, जिससे कि यूक्रेन को परमिशन दी गई थी कि आप अपना ग्रेन जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं ब्लैक सी के थ्रू, एंड उस उन वेसल्स पे रशिया अटैक नहीं करेगा। तो रशिया ने इस ट्रीटी को भी अब कैंसिल कर दिया है, ऑलराइट। और उसके बाद इन्होंने पोर्ट पे, जो यूक्रेन का पोर्ट है वहां पर जो भी इनके ग्रेन स्टोरेज थे, उन पे मिसाइल अटैक किया रशिया ने कल, ऑलराइट। तो इस वजह से फिर से एक बार को ग्रेन के जो प्राइसेस हैं वो हार्ड होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इतनी स्टोरी तो आपको पुराने डिस्कशन से समझ में आ गई है। नाउ अब इसके बाद क्या हो रहा है, दैट देयर इज नो लॉन्गर गारंटी सेफ पैसेज फॉर वेसल्स मूविंग थ्रू स्पेशली क्रिएटेड मैरीटाइम कॉरिडोर अंडर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ओके, तो ये इनिशिएटिव तो खत्म हो गया, और ये ब्रोकर किसने किया था, यूनाइटेड नेशन और टर्की ने।
ऑलराइट, तो इसके थ्रू ऑलमोस्ट 33 मिलियन मिलियन टन कॉर्न, व्हीट, सनफ्लावर ऑयल, बार्ले, रेपसीड ये सब एक्सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन। लेकिन अब रशिया ने क्लियर कर दिया है कि हम आपको ऐसा कोई सेफ पैसेज देने वाले नहीं हैं। ऑलराइट, तो अब रशिया की यूक्रेन के पास ऑप्शन ये रह जाता है कि देखिए इधर तो है मैप पे रशिया और यहाँ पर है यूक्रेन और ये इधर है पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप। तो अब यूक्रेन के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि इधर नीचे तो नहीं आ सकता वो ब्लैक सी की तरफ, वो ऊपर लैंड रूट से ही अपना जो एक्सपोर्ट करना है ग्रेन का यूरोप में वो कर सकता है। ऑलराइट, नाउ अब ये जो रिड्यूस सप्लाई होंगे फ्रॉम यूक्रेन, दे कैन बी कवर्ड बाय ब्राजील, यूएसए, अर्जेंटीना इन कॉर्न एंड रशिया इन व्हीट। और ये सारा एक्सपोर्ट होकर सबसे ज्यादा ज्यादा जाता कहाँ है? मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, नॉर्थ अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, क्योंकि इनके यहाँ एग्रीकल्चर लैंड उतने ज्यादा नहीं है, ये खाने के लिए बाहर ही डिपेंड है। और अब यूक्रेन के पास एक ही ऑप्शन बचा है, या तो वो लैंड रूट ले यूरोप की तरफ या फिर डैन्यूब रिवर से ऊपर जो नॉर्थ सी है उस तरफ भेजे। ओके, देन अगर वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा आता है ब्राज़ील, अर्जेंटीना से, पाम ऑयल आ जाता है इंडोनेशिया, मलेशिया से, रेपसीड आ जाता है कनाडा से। ओके, सो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो यूक्रेन से लॉस होगा, एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, उसकी कंपेंसेशन तो ये बाकी कंट्रीज कर देंगी। तो इंडिया को भी ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे यहाँ पे प्राइस में कुछ हार्डनिंग होती है तो वो मोस्टली डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से होगी। जैसे हमारे यहाँ जो इस वक्त बहुत एरिटिक रेनफॉल हुआ है, स्पेशली हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, इवन अब तो गुजरात में और उससे पहले राजस्थान में भी। तो ये रैटिक रेनफॉल की वजह से हमारे यहाँ पर हो सकता है। और इस बार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास उतने ज़्यादा बफर भी नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम इस डोमेस्टिक फैक्टर्स का ध्यान रखें। ये नहीं कि हम बाद में ये ब्लेम करें कि ये इंटरनेशनल मार्केट की वजह से प्राइस बढ़े। ऑलराइट, एनीवे, नेक्स्ट मूव ऑन टू कॉमनवेल्थ गेम्स। अब देखिए एथेंस ओलंपिक हुए थे आई थिंक 2013 के आसपास या 12 में हुए थे शायद। तो यहाँ पे इतना खर्चा किया था ग्रीस ने कि वो ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की तरफ चला गया था, क्योंकि ये गेम्स ऑर्गेनाइज करना, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, इस तरह गेम्स ऑर्गेनाइज करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। इवन इंडिया ने भी जब कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किए थे तो ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ खर्च किए थे कॉमनवेल्थ गेम्स पे। ठीक है, तो उसी तरह से इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। तो उसने बैकआउट कर दिया कि हम 7 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन गेम्स पे खर्च नहीं कर सकते। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि हम स्कूल्स, हॉस्पिटल, इन सबसे पैसा हटाकर गेम्स पे लगा दें 7 बिलियन यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो वो नहीं होगा, तो उन्होंने मना कर दिया था। इससे पहले भी अब साउथ अफ्रीका में डरबन है, वहां पे गेम हो रहे थे, उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर बर्मिंघम ने कहा था चलिए हम ऑर्गेनाइज करवा लेंगे 2022 में। Okay, और ये हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। और कॉमनवेल्थ गेम्स है क्या? कॉमनवेल्थ यानी कि जितनी भी कंट्रीज उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थी, वो सब मिलके आके यहाँ पे अपना कॉमन स्पोर्ट्स खेलती हैं, अराउंड 71 कंट्रीज। लेकिन अब इसका रेलेवेंस देखिए आप कि इसमें चाइना पार्ट नहीं करता, ठीक है, यूएसए पार्टिसिपेट नहीं करता, रशिया नहीं करता, एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज भी नहीं करती हैं, क्योंकि वो कभी इंग्लैंड की गुलाम रही नहीं, ना फ्रांस रहा है, ना जर्मनी रहा है, ना बाकी कोई दूसरी, स्पेन, पोर्चुगल एक्सेट्रा। तो लोग कहते हैं कि इन कॉमनवेल्थ गेम्स का ज्यादा रेलेवेंस ही नहीं है। ऑलराइट, एंड इवन अगर आप देखा जाए तो इवन ओलंपिक्स के लिए भी हमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है ऑर्गेनाइज करने में, ओलंपिक्स को भी। इवन जब इस बार ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए जब बुलाए भी गए थे आपको इंटरेस्ट, तो सिर्फ 2 ही कंट्रीज आई थी, एक लॉस एंजलिस आया था एंड एक को शायद पेरिस आया था। ठीक, तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि आप एक फिक्स्ड वेन्यू डिसाइड कर लें इनके लिए, कि हर 4 साल में इसी पर्टिकुलर वेन्यू पे खेले जाएंगे गेम्स। और वो खर्चा जो होगा वो सिर्फ उस एक अकेली कंट्री का नहीं होगा, बल्कि पूरा ओलंपिक एसोसिएशन उसके लिए पैसा देगा। राइट, दैट्स दी ओनली वे नाउ। अदरवाइज कंट्रीज ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अब इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि ये बहुत खर्चा होता है इनमें। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हो गई, मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि कई बार स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अब हम एक अच्छे आर्टिकल पे आते हैं, इंडिया श्रीलंका का। तो देखिए पहले स्टोरी आपको पुरानी पता होगी कि श्रीलंका ऑलमोस्ट सॉवरेन डेब्ट जो था उस पे, कंट्री पे, वो सॉवरेन डेब्ट पे उसने डिफॉल्ट कर दिया था। ऑलराइट, तो जब डिफॉल्ट कर दिया तो फिर इंडिया ने अपने पास से करीब 5 बिलियन डॉलर दिया था। ठीक है, ये इंडिया ने दिया था उनको, श्रीलंका को। इसके अलावा ये भी सफिशिएंट नहीं था, तो नेक्स्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर का लोन इनको आईएमएफ के थ्रू भी
दिलवा दिया था। ठीक है, ये इंडिया ने इनकी मदद की थी क्योंकि चाइना अपने डेब्ट को रिस्ट्रक्चर करने को तैयार नहीं था। और चाइना ने जो डेट दे रखा था ना, वो ऑलमोस्ट है इनका 10% ऑफ टोटल डेट। मतलब श्रीलंका पे टोटल जितना कर्ज है उसका 10% अकेले चाइना से आता है। और चाइना इसको रिस्ट्रक्चर करने को तैयार नहीं था, तो उसने बदले में क्या किया, उसने हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया। इसे कहते हैं डेट ट्रैप चाइना का। तो अब यहाँ पे ये कुछ बता रहे हैं कि हम कैसे श्रीलंका को और बेटर मदद कर सकते हैं। तो देखिए, इंडिया में कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें जो हमारा सार्क बनता है, तो उसमें शायद सबसे बेस्ट इंडिया के पास है ये सब मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर। अगर हम इसको कैसे भी इंटीग्रेट कर सकें हमारी बाकी कंट्रीज को, लाइक जैसे हम कहते हैं सप्लाई चेन। जैसे आप एक मोबाइल को पकड़िए, तो मोबाइल हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो सपोज कि उसका एक हेडफोन वो हम श्रीलंका को दे दें, या हमारी जो कंपनीज है वो श्रीलंका को में इन्वेस्ट करें, कहें कि यहाँ पे हेडफोन बना लीजिएगा आप लोग। ओके, एक नेपाल भूटान को कहा जाए आप लोग चार्जर बिल्ड कर लीजिएगा। यानी कि एक ही प्रोडक्ट की सप्लाई चेन अलग अलग कंट्रीज में बिखेर दी जाए, ताकि एक जो लिंकेज होता है सभी कंट्रीज में, एक दूसरे की मदद भी हो जाती है कि सबके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सबके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ओके, और एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाता है, ताकि जब श्रीलंका कल को हम पर ही डिपेंड होगा कि बिजनेस तो हमारा पूरा इंडिया के साथ ही हो रहा है, तो फिर हम उसको बेटर काउंटर कर सकते हैं कि आप हमारी जो सिक्योरिटी है इंडियन ओशियन में चाइना के अगेंस्ट, उसका बेटर ध्यान रखिए। ऑलराइट, तो जितना ज्यादा आपका क्लोज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा आपकी कंट्रीज नेबर्स के साथ, उतना बेटर आप उनको अपने दुश्मनों से दूर रख सकते हो। क्लियर? तो वैसे ही कुछ हमें श्रीलंका के साथ करने की जरूरत है। यहाँ पे वही सब दिया है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, कंट्री ने डिफॉल्ट कर दिया सॉवरेन डेट पर। इंडिया ने प्रोवाइड की $5 बिलियन की इकोनॉमिक एड, पेविंग द वे फॉर आईएमएफ लोन ऑफ $3 बिलियन। राइट, और उसके अलावा हमने अपनी काफी सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी एनकरेज किया कि आप श्रीलंका में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अभी तक ये रिलेशनशिप रहा है गिव एंड टेक रिलेशनशिप, मतलब श्रीलंका को हम देते रहते हैं एंड दे कीप ऑन टेकिंग। जैसे कि जब तमिल में इंसर्जेंसी, सॉरी, श्रीलंका में जो तमिल इंसर्जेंसी खत्म हो गई थी, तो उसके बाद हमने कुछ 50,000 हाउसेज समथिंग बिल्ड करके दिए उनको, और बना दिए हमने, स्कूल्स वगैरह बना दिए। बट ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी रेसिप्रोकल, ताकि उनको भी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, हम भी इंडिया से कुछ ले रहे हैं तो हम बढ़ते में इंडिया को कुछ दे भी रहे हैं। जैसे जापान की बात अगर हम करें, तो इंडिया जापान से सबसे ज्यादा पैसा लेता है, मतलब अगर फॉरेन की सभी कंट्री देखा जाए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जापान करता है हमारे यहाँ पर। ऑलराइट, अभी वो हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, ऑलमोस्ट $38.7 बिलियन। और आपने सुना होगा कि हम लोग जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन भी बना रहे हैं मुंबई टू अहमदाबाद, वो भी जापान ने हमें लोन दिया उसके लिए 50 साल का। राइट, तो पहले तो अब ये बता रहे हैं कि हमें ज़रूरत क्या क्या करने की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एड होता है ना श्रीलंका को, बहुत फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग लोन देती हैं। लाइक हाउसिंग मिनिस्ट्री है, उसने कुछ लोन दे दिया, कहीं पे कोई टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, उसने कोई लोन दे दिया, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, उसने तो दे दिया। तो ये जो हमारा एड प्रोग्राम है ना, हमें इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। जैसे जापान जो इन्वेस्ट करता है ना वर्ल्ड ओवर, वो करता है थ्रू जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, ओके, जी का। उसी तरह चाइना भी जो इन्वेस्टमेंट करता है वो चाइनीज डेवलपमेंट बैंक के थ्रू करता है दूसरी कंट्रीज में। तो हमें भी ऐसा ही कोई डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहिए, और उस सिंगल रूट से ही सारा इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, तो और जैसे इवन एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है ना, तो उसको मोस्टली जापान ही कंट्रोल करता है, तो वो डिसाइड करता है कि किस कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, फिर इंडिया बिकम ए डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इट कैन फोस्टर सप्लाई चेन इन साउथ एशिया। मैंने आपको ये ऑलरेडी समझा दिया है। और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हम एनकरेज कर रहे हैं, तो अडानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया $1.14 बिलियन इन रिन्यूएबल एनर्जी श्रीलंका में। टाटा ग्रुप ने भी काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है टूरिज्म, एग्री बिजनेस एंड टेलीकॉम सेक्टर में। ऑलराइट, तो ये प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट बढ़ाना है हमें। दूसरा, श्रीलंका विल ग्रेजुअली इंटीग्रेट इनटू इंडियाज इमर्जिंग सप्लाई चेन पैराडिग्म। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, इन सब में एक तो वेज जो हैं लेबर्स के, आर्ली वेजेस बहुत कम है, फ्लेक्सिबल है, इवन वर्क विद स्मॉल ऑर्डर या कस्टम ऑर्डर भी जो आता है कि हमें बस इतना, सपोज कि किसी को अगरबत्ती बेचनी है किसी बड़ी कंपनी को, तो वो कस्टम ऑर्डर दे सकती है कि हमें इतने पैकेज चाहिए, आप बना के दे दीजिए। तो हम लोग कस्टम बेस्ड ऑर्डर भी सप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ वेज बहुत लो है, हमें कोई ऐसे हाईटेक मशीनरीज के थ्रू नहीं करते हैं हम लोग। जैसे अगर पाकिस्तान का आप देखेंगे तो वहाँ पे औरतें हाथ से फुटबॉल सील के बनाती हैं, राइट, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो उनको अपना
कस्टम ऑर्डर दे देती हैं और वो फुलफिल करके दे देते हैं। बस हमें ज़रूरत है तो हमारी जो आपस की कंट्रीज है इनमें लॉजिस्टिक सर्विस, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की। और फिर एक और कॉपरेशन का एरिया बनता है हमारा डिजिटलाइजेशन, क्योंकि यूपीआई बहुत रैपिडली अडॉप्ट हो रहा है वर्ल्ड वाइड। मैंने आपको बताया था सिंगापुर ने अडॉप्ट कर लिया है, फ्रांस ने भी एश्योरेंस दिया है, यूएई ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन हमारे खुद के जो बैकयार्ड में कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड सो ऑन, इनमें अभी तक उतना रैपिडली प्रोग्रेस नहीं किया यूपीआई ने, तो हमें उसको प्रमोट करने की जरूरत है और बेटर इंटीग्रेशन के लिए। फिर हमारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं इनके बीच में एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एंड फाइनली सिक्योरिटी को लेकर एक कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। श्रीलंका को ये समझना चाहिए हमारा जो कंसर्न है चाइना को लेके, स्पेशली इन इंडियन ओशन, क्योंकि आपने एक चाइनीज वैसल योंग फांग जो कल मैंने आपको बताया था उसको आपने डॉक करवा दिया था हम्बनटोटा पे, ये कह के कि रिसर्च वैसल है, जबकि हमारा मानना था कि वो सर्विलेंस वैसल है। ऑलराइट। फिर श्रीलंका मालदीव्स के साथ हम लोग एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज भी करते हैं। उसी तरह एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव भी है जिसमें इन 3 कंट्रीज के अलावा मॉरिशस, बांग्लादेश एंड सेचेल्स भी पार्ट करते हैं। ये जब मैं आपको इंडिया श्रीलंका कराऊंगा ना तो उसमें और अच्छे से करवाऊंगा। नाउ अब यहाँ पर वही है कि हमारे यहाँ जो इतने तेजी से फ्लड्स आए हैं या रेनफॉल में इतनी वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स लाइक एल नीनो, इंडियन ओशन डायपोल, ओके, मीडियन चिलियन ऑसिलेशन। ये सब मैं आपको चाहता था कि मैं एक बार ये टॉपिक आपको पूरा समझा दूं, तो मैंने उसके लिए मेंस की सीरीज स्टार्ट की थी, लेकिन अभी मैंने उसमें यूसीसी करवाया था, बट आप लोगों की तरफ से ऐसा कोई इंकरेजिंग रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं, तो मैंने अभी इसको रोक दिया। मैं आगे कोई टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ। जब आप लोग की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स होगा अच्छा, तब हम उसको कवर कवर करेंगे। ओके, लेकिन आईयूडी के बारे में आपको सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये है हमारा वेस्टर्न इंडियन ओशन, ये है हमारा ईस्टर्न। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो देखिए, अब अगर सपोज कि एक एवरेज टेम्परेचर है इस इंडियन ओशन का, अब अगर इस एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए यहाँ का टेम्परेचर हायर, ओके, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी वेस्टर्ली विंड्स आती है ना, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ये थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, तो यहाँ का टेम्परेचर एवरेज से हाई हो जाता है और यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है एवरेज से लो। तो इस एरिया में वाटर ज़्यादा गर्म होता है। और मैंने आपको बताया है जब भी पानी ज़्यादा वार्म हो जाएगा तो वहाँ से गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी, हॉट एयर ऊपर जाएंगी, बादल बनाएंगी और बारिश होगी। ठीक है, तो हमारा ये जो वेस्टर्न एरिया है ये काफ़ी वेट रहता है। ठीक है, फिर एयर यहाँ पे इधर मूव करेंगी और यहाँ आके कूल डाउन हो जाएंगी, ठंडी, क्योंकि बारिश तो पूरी करवा चुकी है, बारिश के बाद पूरी ठंडी हो जाएगी और यहाँ पर सिंक करेंगी। तो ये इस तरह से एक पूरा सर्कुलेशन बन जाता है। क्लियर? ये जब भी, और अगर सिंपलिस्टिक टर्म में याद रखना है कि अगर ज़्यादा याद नहीं रहता है तो बस इतना याद रख लीजिए कि इधर का टेम्परेचर हाई होगा, इधर का लो होगा, तब ये बनेगा हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव आईओडी। क्लियर? उसी तरह से जब यहाँ का टेम्परेचर एवरेज से कम हो जाएगा और यहाँ का टेम्परेचर एवरेज से हाई हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एयर राइज करेगी, ऊपर जाएगी, बादल बनाएगी और बारिश होगी। फिर कूल होने के बाद इधर मूव करेंगे और यहाँ पे सिंक करेंगे और इस तरह से एक पूरा सर्कुलेशन बनेगा। ऑलराइट, तो जब यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ का लो होगा, तो ये बनेगा हमारा नेगेटिव आईओडी। राइट, और पॉजिटिव हमारे इंडियन मानसून के लिए अच्छा होता है, नेगेटिव नहीं होता। राइट, और इस वाले केस में हमारी जो वेस्टर्लीज होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में समझाया है रफली, क्योंकि मुझे अभी न्यूज़पेपर डिस्कस करना है आपके साथ, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले सकता इसको। बट अगर कभी सेपरेटली कराऊंगा तो इसको अच्छे से डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, लेकिन इतना सफिशिएंट है आपको, इवन अगर आपका पीवाईक्यू भी आप उठा के देखेंगे तो इतने में आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी भी जो कंसेप्ट हैं, मीडियन जूलियन ऑसिलेशन, एल नीनो, मोडोकी एंड ऑल, ये सब मैं आपको अलग से कराऊंगा डिपेंडिंग की जब आपकी तरफ से उतना बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि कोई भी हाई फाई बुक मत पढ़िए, किसी भी टीचर की एकदम इन डेप्थ लेक्चर मत सुनिए। कीप योर प्रिपरेशन एज बेसिक एंड सिंपल एज यू कैन। ओके, वो आपसे कोई हाईटेक नॉलेज नहीं चाहता है यहाँ पे। बस आपकी कंसेप्ट ऑफ क्लैरिटी होनी चाहिए एकदम सिंपल टर्म्स में, जो आप सामने वाले को समझा सकें या अपने पेपर पे आंसर के फॉर्म में लिख सकें। ओके, सो ज़्यादा हाई फाई चीज़ों के लिए मत जाइए। बस ये देखिए कि आप पीवाई क्यूज, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, वो आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर जो टर्म्स दिए हैं वो तो आप खुद से पढ़ लेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमें मेजर्स क्या लेने की जरूरत है। पहला, वी नीड टू आइडेंटिफाई द मॉनसून वेरिएबिलिटी रिलेटेड इम्पैक्ट्स, मैप इट्स एसोसिएटेड हैजार्ड्स लाइक लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स,
ओके। आप मैप कीजिए अपने हार्ड लॉसेस यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज होता है, लाइक पूरा का पूरा बैंक भी आपका डूब जाता है फाइनेंशियल, और या सॉफ्ट लॉसेस लाइक लाइवलीहुड ऑफ पीपल या माइग्रेशन करना पड़ता है उस वजह से, एंड नीड ऑफ ए हाई रेजोल्यूशन मानसून वेरिएबिलिटी इंडेक्स। आपके पास एक इंडेक्स तैयार होना चाहिए कि हमें मानसून की वेरिएबिलिटी कितनी ज्यादा हो रही है और कब कब किस मंथ में ज्यादा देखने को मिल रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एनहांस अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड फोरकास्टिंग। देखिए साइक्लोन को इंडिया पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है क्योंकि हमने अपना जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ना वो बहुत दुरुस्त कर रखा है। तो वैसा ही स्ट्रॉन्ग अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें अपने फ्लड्स और रेनफॉल के लिए भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे या एक तैयार रखना होगा कि कैसे आपको फाइनेंस करना है ये सब। Enable lenders and regulatory authorities risk-informed business decision, foster resilient supply chain and minimize loss and damage। अब जैसे देखिए आपको पता है हमारे यहाँ काफी सारी दवाइयाँ जो है वो हमारी उत्तराखंड में भी बनती हैं, और काफी सारे फ्रूट्स हमारे हिमाचल से आते हैं। तो जब इस तरह से वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है या फ्लड्स आ जाते हैं तो ये सारी सप्लाई चेन रुक जाती है और इसका नतीजा ये होता है कि बाकी शहरों में हमें इंक्रीज प्राइसेस देखने को मिलते हैं। तो हमारी जो सप्लाई चेन है ना उससे ज्यादा रेजिलियंट बनाए हम, वो हमें इंश्योर करना चाहिए। क्योंकि ऐसे डिजास्टर आ रहे हैं तो ऊपर से और ऊपर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। 10, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्टेप लेना चाहिए ऐसे हैजार्ड्स के थ्रू तो वो है रिस्टोरेशन, रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम लाइक मैंग्रोव्स, वेटलैंड्स एंड फॉरेस्ट। क्योंकि देखिए फॉरेस्ट में जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो उनकी जो जड़ें होती है वो खत्म हो जाती हैं जो सॉइल को अपने आप से बांध के रखती हैं। अब आपने पेड़ काट दिए हिल्स में, फॉरेस्ट हटा दिया आपने, तो वो जो रूट्स थी जिसने सॉइल को होल्ड करके रखा था वो रूट्स तो रही नहीं, तो अब वो सॉइल बहुत तेजी से स्लाइड मारेगी नीचे और अल्टीमेटली फिर हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। ओके। आज भी जो लैंडस्लाइड आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने पहाड़ों पे से जंगलों को काट के घर बना दिए हैं। तो वो जो मिट्टी होती है नीचे उसको होल्ड करने के लिए कुछ रहा नहीं अब, तो वो पूरा स्लाइड मार जाता है पानी भरने के बाद। ओके। उसी तरह से अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें तो ये सबसे अच्छी रुकावट देता है साइक्लोन को। ऑलराइट। लेकिन आप जैसे जैसे आपके मैंग्रोव्स भी कम हो गए तो फिर इसके अगेंस्ट हमने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है अभी जिसमें हम मैंग्रोव्स प्लांट करेंगे क्योंकि साइक्लोन के अगेंस्ट सबसे अच्छी शेल्टर प्रोवाइड करता है मैंग्रोव। वेटलैंड्स, ये ग्राउंड वाटर को हमारे रिचार्ज करता है। फ्लड में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो वेटलैंड उसको काफी हद तक एब्सॉर्ब करता है एंड इवन वेटलैंड आर बेटर कार्बन सिंक देन फॉरेस्ट। ऑलराइट। तो ये आपका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको अपने आंसर में मेंशन करना हो तो। चलिए आगे बढ़े। Restoration of degraded land is sustainable manner can halt biodiversity loss and re-strengthen ecosystem services. It can help reduce flood, drought risk, improve water quality and protect coastal properties। ये सब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, तीनों मैंग्रोव, वेटलैंड और फॉरेस्ट क्यों हमें इसको कंजर्व करने की जरूरत है। अब कल मैंने आपको बताया था राजस्थान तीन चीजें ला रहा है, एक तो इनकम, सॉरी, एक तो इनकम सिक्योरिटी, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड तीसरा पेंशन। ओके। और ये तीनों चीजें इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है। जैसे ये कह रहे हैं कि हम गारंटीड 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट देंगे अर्बन एरियाज में भी, रूरल एरियाज में। मनरेगा जो है अभी वो कहाँ है, वो सिर्फ रूरल एरियाज के लिए, बट अर्बन एरियाज में भी तो पुअर है ना, उनका क्या। ऑलराइट। तो ये 125 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद कुछ ग्रुप जैसे ओल्ड पीपल, डिसेबल्ड, विडोज या सिंगल वुमेन, इनको 1000 रुपीज पर मंथ की मिनिमम पेंशन दी जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो गुड इनिशिएटिव। और ये हर साल सरकार आके बड़े बड़े प्रॉमिस ना करे कि दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो कहेगी कि ये 1000 दे देना, हम 5000 देंगे, ऐसा नहीं है। ये फिक्स कर देंगे कि हर साल ये पेंशन 15% से ही इंक्रीज होगी। सो दैट इज अनदर गुड स्टेप। ऑलराइट। और ये सारी स्कीम मिला के भी एडिशनल एक्सपेंडिचर सिर्फ 2500 करोड़ ही पड़ेगा सरकार पे, जो कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं है। अगर आप करप्शन फ्री या बेटर एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करते हो कोई स्कीम तो 2500 करोड़ इज नॉट दैट बिग अमाउंट फॉर ए गवर्नमेंट। ऑलराइट। तो इनकम की बात हो गई है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई है और पेंशन की बात हो गई है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो मैं चाहूंगा कि आप अपने नोट्स में इंक्लूड करके रखें क्योंकि इस तरह के पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए। दैट इज द ट्रू मेजर ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी फाउंड इन हाउ इट ट्रीट्स द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, अपने आंसर में इसका यूज कीजिएगा। इट्स वेरी नाइस। ये काट दीजिए, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पे ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट जो इनिशिएटिव था वो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, तो दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। अफगान में अब देखिए इन लोगों ने अगेन इन द नेम ऑफ इस्लाम एंड शारिया इन्होंने कहा है कि ब्यूटी सैलून्स बैन किए जाएंगे। सो नो वन कैन हेल्प दीज पीपल।
नो व्हाट एल्स। अभी ये एमपीसी मीट होगी, वो जब हम देख लेंगे कि वो मैंने कल आपको रेपो रेट वगैरह सब समझा ही दिया था कि कैसे काम करता है ये सब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। और एमपीसी का मेन मैंडेट भी यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है आपको, क्योंकि आपका पूरा फोकस इन्फ्लेशन पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने कल आपको समझाया था एक टर्म कॉन्ट्रैक्ट, राइट, यानी कि हम एक लंबी 5 10 15 साल की एक डील कर लेते हैं कि आप इतना गैस हमें सप्लाई करेंगे हर साल इस फिक्स प्राइस पे। कल को प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, डजेंट मैटर। ओके, तो ऐसी ही एक डील यूएई के साथ हमने साइन की है, ऑलमोस्ट $7 to $9 बिलियन की, जिसमें 1.2 मिलियन टन पर एनम एलएनजी सप्लाई की जाएगी फॉर 14 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2026। राइट। और यहाँ पर वही बातें जो हर बार आती है, और मैं आपको बता ही भी चुका हूँ, इंडिया डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट टू मीट अबाउट हाफ ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट। इट इज़ ए की ट्रांजिशन फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल से हमें प्योर पॉल्यूशन फ्री फ्यूल्स की तरफ जाना है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना टारगेट भी रखा है टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडियाज प्राइमरी एनर्जी मिक्स टू 15% बाई 2030, जो कि अभी 6% है। Alright? तो दैट्स इट आई थिंक। एंड ये पीएम स्वनिधि, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो योजना आई थी, इसको पढ़ लेना खुद से। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ऑलराइट, दीज आर स्पोर्ट्स न्यूज़, तो अभी तो हमारे काम की नहीं है। ये स्पोर्ट्स न्यूज़ बस मैं आपको सिलेक्टिव कराऊंगा, जो जब प्रीलिम्स से पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट होगी, जैसे इस बार भी राजीव गांधी खेल रत्न और इस तरह के कुछ अवार्ड्स आए थे, तो वो सब मैं आपको उस टाइम करवा दूंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एंड प्लीज़ इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर देकर जाएं अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है न्यूज़पेपर का एंड आप चाहते हैं इस साथ कंटिन्यू करना। एंड मोर इम्पोर्टेंटली अबाउट दैट टारगेट 450 मेन्स के बारे में आप यूसीसी का वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है इट्स हेल्पफुल, तो हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। So thank you for joining. Have a great day.